एक बार हमारे ए डीप डाइव चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत। हर साल जब बजट आता है तो उसके बाद बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां फैलने लगती हैं और बहुत सारे विचार फैलने लगते हैं। जैसे सत्ता पक्ष हमेशा बजट को आम जनता के लिए फायदेमंद बताता है और विपक्ष उसको निराशाजनक बताता है किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, रोजगार इसमें कहीं नहीं है, मतलब रोजगार के बारे में कोई बात नहीं की, युवाओं के बारे में कोई बात नहीं की। एक सामान्य धारणा है मतलब ये। और ये आप एक साल नहीं, आप 2500 साल के बजट पर अगर प्रतिज्ञा निकालेंगे तो हर साल सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी सत्ता पक्ष में होगा वो बजट को हमेशा कहेगा कि ये देश की उन्नति बढ़ाने वाला है, रोजगार परक है, वो उसको फायदेमंद बताएंगे। और जो विपक्षी होंगे हमेशा उसको निगेटिव बताएंगे। उन्होंने भी बजट पढ़ा भी नहीं, मतलब अंदर बजट प्रेजेंट हुआ और बाहर निकले नहीं कि उनका काम ये चालू हो जाता है। पहला मतलब जो उनका जो रिएक्शन होता है वो यही होता है। लेकिन जो आम मिथक क्या है बजट के बारे में, अगर उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो आम मिथकों में सबसे जो पहला मिथक होता है वो ये होता है कि अगर टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो इस बजट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक अच्छा, इसके अलावा एक आम धारणा क्या होती है कि जो स्टॉक मार्केट है अगर वो बढ़ रही है इसका मतलब बजट अच्छा था, अगर गिर रही है इसका मतलब बजट खराब था। तीसरा कि जो बजट में वित्त मंत्री ने अभी जो सब्सिडी या योजनाएं जो अभी घोषित की हैं, जिनकी अभी बजट में घोषणा की है, उसका फायदा हम लोगों को तुरंत मिलने लगेगा। मतलब वहां से बाहर वो निकली नहीं कि हमको फायदा मिलना चालू हो गया। चौथा, फिजिकल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, ये अगर बढ़ा है इसका मतलब ये जो है खराब ही है देश के लिए, इससे बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब ये आम धारणा है, बता रहे हैं आपको, जो जनता मानती है। एक चीज है कि जो बजट की स्पीच में नहीं बोला गया वो बजट में है ही नहीं कहीं, मतलब वो उसका वो बजट का पार्ट ही नहीं है कहीं। जो चीज बजट की स्पीच में बोला गया है केवल वही बजट में है, बस बाकी कुछ और बजट में है नहीं इसके अलावा। हां, एक चीज और होती है कि बजट में मिडिल क्लास को इग्नोर किया गया है। ये भी एक आम धारणा रहती है, हमेशा रहती है। मतलब आज तक कभी किसी बजट को ये कहा ही नहीं गया कि ये मिडिल क्लास के फेवर का बजट है, क्योंकि वोट वही देते जाता है। हाँ, एक चीज और होती है कि अगर जो नया टैक्स सिस्टम है, कुछ लोगों को मानना ये होता है कि पहले से बेहतर है और कुछ लोगों को बिल्कुल ये मानना होता है कि पहले से खराब है। मतलब दोनों धारणाएं चलती हैं एक साथ। कुछ लोग मानने लगते हैं कि जो नया टैक्स सिस्टम आया है वो पहले से बेहतर है, और कुछ लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं ये पहले से खराब है। तो इन सारे जो मिथक हैं, जो सामाजिक अवधारणाएं हैं, सामाजिक धारणाएं हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, वास्तव में क्या होता है। जैसे पहला हमने कहा था कि अगर टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे टैक्स स्लैब में बदलाव हो ना हो क्या फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है रिबेट में फर्क पड़ गया हो, रिबेट कम ज्यादा हो गई हो सकता है डिडक्शन कम ज्यादा हो गया हो। जैसे इस साल टैक्स स्लैब तो थोड़ा बहुत बदला ही है, लेकिन जो मेन फायदा मिला है लोगों को 87A के डिडक्शन से मिला है, रिलीफ से मिला है। 87A की रिलीफ जो है 60,000 हो गई, इसके कारण लोगों को लग रहा है 12 लाख रुपए तक की इनकम हमारी छूट गई, कर मुक्त हो गई। वो है कुछ नहीं, वो 87A की रिलीफ है, जबकि टैक्स स्लैब में बहुत माइनर चेंज है ना। ऐसे ही हम करें इसमें कोई ना बदलाव हो, जो इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा वो चेंज होता है। अब तो खैर बजट का पार्ट कम होता है, लेकिन तब भी जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह का जो चेंजेस होते हैं वो बजट का पार्ट अभी भी होते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज हुआ है तो उससे जो रोजमर्रा की चीजें कम हो ज्यादा हो सकती हैं।
जबकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यहां बदलाव हो गया। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्कीमें हैं या सेविंग स्कीम है, उनमें अगर कोई चेंज कर दिया गया है तो उससे भी आपको फायदा नुकसान हो सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट इसका टैक्स स्लैब में कोई नहीं है, ना उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन तब भी बदलाव होता है। मतलब सच्चाई ये है वास्तव में। जबकि मानना क्या है लोगों का कि अगर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं है, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट अगर बढ़ी है तो बजट अच्छा है, स्टॉक मार्केट गिर गई तो बजट खराब है। जबकि स्टॉक मार्केट जैसा इमोशनल इवेंट कोई नहीं होता है। स्टॉक मार्केट इस चीज से भी घट बढ़ सकती है कि आज ये बम वहां पड़ गया, और स्टॉक मार्केट इस चीज से भी बढ़ सकती है कि किसी ने बहुत तेज से हंस दिया। मान लो ट्रंप ने बहुत तेज हंस दिया किसी चीज पर, तो भी कोई स्टॉक मार्केट बढ़ जाए, और कोई इसी बात पर गिर भी जाए, कोई भरोसा नहीं। मतलब तो स्टॉक मार्केट जैसा इमोशनल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इसलिए बजट के बाद 5, 7, 10 दिन तक वेट करना चाहिए और फिर स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या चल रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तब आपको मानना चाहिए कि इसका वास्तव में बजट स्टॉक मार्केट के हिसाब से अच्छा था या नहीं था। मतलब सामान्य धारणाएं हैं ये, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मतलब ये वो चर्चाएं नहीं है जो पढ़े लिखे लोगों, मतलब पढ़े लिखे लोग मतलब जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, जो टैक्स कंसल्टेंट्स के बीच में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में उनकी चर्चा हो, ये उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो आम जनमानस जो जिन धारणाओं पर चलता है, जो बजट के बारे में अपनी धारणा बनाता है। जैसे एक और, हाँ, कि अगर वित्त मंत्री जी ने कोई सब्सिडी की घोषणा कर दी, किसी योजना की घोषणा उन्होंने बजट में कर दी, तो आम पब्लिक को लगता है कि बस हम बजट अभी खत्म नहीं हुआ स्पीच, ये तुरंत सब्सिडी योजना हमको मिलने वाली है। जबकि वो सब्सिडी की योजना सरकार कब बनाएगी, कब से लागू करेगी, किस चीज में सब्सिडी देगी, कैसे देगी, उसके लिए उसने बहुत ज्यादा हो सकता है अभी प्लानिंग भी ना की हो, केवल बजट में अभी स्पीच में दे दिया, बाद में उसकी योजना बनाएगी, बाद में उसकी अपना स्कीम पूरी तैयार करेगी। लेकिन आम पब्लिक को लगता है कि अरे वाह ये स्कीम जो है कल से मिलनी चालू हो गई हमको। ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो पूरे देश को प्रभावित करती हैं। तो पता लगा 15 राज्यों की परमिशन ही नहीं मिली आपको, आप चाहते हो बढ़िया काम करना लेकिन नहीं मिली, तब क्या करोगे। एक चीज और, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ा तो नुकसानदेह है। जबकि होता क्या है कि कभी कभी फिजिकल डेफिसिट जो है आपका इस कारण से भी बढ़ता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ा दिया। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, इसलिए आपने उसकी फिजिकल डेफिसिट का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो एकदम से ग्रो करती है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो सामान्यतः सबके लिए लाभप्रद होगा वो। मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ी लेकिन बाकी इकोनॉमी चूंकि ग्रोथ कर रही है इसलिए वो एकदम से सबके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये भी जो मिथा के बना हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ी इसका मतलब जो है नुकसानदेह चीज है जनता के लिए, ऐसा नहीं है। अगर बजट में कोई चीज वित्त मंत्री ने बोली है तो वही बजट में है, बाकी कुछ बजट में नहीं है। जबकि अगर बजट आदमी पढ़े बाद में, स्पीच को हटा दीजिए, स्पीच के 5-7 पन्ने हटा दीजिए जो 1 घंटा वित्त मंत्री ने बोला, 60 मिनट बोला, 50 मिनट बोला, तो बजट इतनी चीजें होती हैं जो स्पीच में बोली नहीं जा सकती हैं। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब आप बजट का दस्तावेज पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इतने सारे महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए बजट में। लेकिन चूंकि इसमें थी नहीं स्पीच में, इसलिए लोगों को ना तो पता लगा, ना लोगों ने उसको समझा, ना लोगों ने जाना। तो ये जब लोग बजट पढ़ते हैं, खासकर जो टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, जब वो पढ़ते हैं तब वो अपने डिस्कशन में सारी चीजों को लाते हैं कि अरे बजट में तो ये भी है, इनकम टैक्स के इस प्रोविजन में यहां बदलाव कर दिया, इसका प्रभाव ये पड़ेगा, जीएसटी में यहां ये बदलाव ला दिया गया, इसका प्रभाव ये पड़ेगा। तो इस तरह के सारे इंपैक्ट जो हैं उनकी एनालिसिस बाद में बजट को पढ़ के, जो लोग बजट को पढ़ने जानते हैं, समझते हैं, टेक्निकल लोग जो हैं उससे संबंधित, वो उस चीज को समझते हैं और बताते हैं, फिर वो समझते हैं भी, उसको पब्लिक में भी उसको बताते हैं कि भाई इस तरीके से इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, एक चीज और,
बजट में मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा गया है। ये मतलब एक आम धारणा है। अच्छा, इस बार का बजट ही ऐसा था, वित्त मंत्री ने कह दिया 12 लाख तक की इनकम फ्री, तो ये लोगों ने मान लिया कि बजट केवल मिडिल क्लास के लिए आया है, जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो 12 लाख के अलावा बहुत सारी चीजें, भाई 12 लाख तो बहुत छोटी चीज है कि 87A के रिलीफ 60,000 रुपए सरकार ने दे दी। सैकड़ों चीजें हैं बजट में जिनका मिडिल क्लास से कोई मतलब भी नहीं है। वो हो सकता है मिडिल क्लास को इससे ज्यादा बेनिफिट उन चीजों से भी हो रहा हो, लेकिन नहीं, वो 12 लाख वाली चीज सबको दिखाई पड़ रही है। या इससे पहले 12 लाख वाली छूट नहीं दी तो लोगों को समझ नहीं आता था मिडिल क्लास को कुछ मिला है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है ना, गलत फहमी है कि अगर मिडिल क्लास के लिए कोई स्पेशल घोषणा नहीं कुछ हुआ तो पता ही नहीं लगा किसी को मिडिल क्लास के लिए कुछ दिया गया। तो लोग कहते हैं मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो है विरोधी जो है आरोप यही लगाते हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, महिला के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। एक और मिथ होता है कि जो नया टैक्स सिस्टम है, कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं कि नया जो टैक्स सिस्टम है ये पुराने से बेहतर है, और कुछ लोग बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, नहीं नया वाला जो पुराने से खराब है। तो ये जो हमने 7 पॉइंट कहे आपसे, 7 पॉइंट मतलब 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब मोटे तौर पर मैं 7 पॉइंटों में इनको एनालाइज करने की कोशिश की। तो अगर इनका निष्कर्ष हम लोग निकालें तो सबसे पहला अपने को क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है इन पूरे जो हम मिथक होते हैं और इनकी वास्तविकताएं जो होती हैं, सच्चाइयां होती हैं, तो इनसे अपने लोगों को सीख क्या मिलती है, सबक क्या मिलता है। पहली बात तो ये कि बजट सिर्फ भाषण नहीं होता है, बजट का दस्तावेज पूरा होता है, और जब तक पूरे दस्तावेज को ना पढ़ लें तब तक आप उसके बारे में कोई राय ना बनाएं। लेकिन समस्या ये है कि बजट दस्तावेज पढ़ना सबके लिए आसान नहीं है, वो थोड़े बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स उसमें होते हैं। तो जो लोग उसके तकनीकी जानकार हैं उनको पढ़ने दें, और 1 दिन बाद 4 दिन बाद उनसे इस बात के लिए पूछे, भैया बताओ भाई कैसा रहा बजट, क्योंकि उस दिन तो वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक वो भी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो भी नहीं बताएंगे, उन्होंने केवल बजट की स्पीचें सुनी है। जो न्यूज चैनल्स में या अखबारों में जो हेडलाइंस आती हैं उनके ऊपर भी कोई बजट की राय ना बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बजट पूरा नहीं पढ़ा है उन्होंने भी केवल उतना ही समझा है जितना बजट स्पीच में बोला गया। बजट को पढ़ना और समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसके बाद जो इतनी गोष्ठियां चलती हैं और विभिन्न तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं बजट को समझने के, वो ना चलते। बहुत बड़े बड़े तकनीकी सलाहकार इसमें जो लगते हैं वो सब इसके तैयारी करते हैं और इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं, तो वो लोग वो ना करते। और बजट के बेसिस पर कोई भी तुरंत फैसला ना लें। बजट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसा पेश करता है, पूरे साल भर का बजट आता है। और मोदी सरकार की तो स्थिति एक 2014 जब से मोदी जी ने बजट पेश करना चालू किया है, वो 25-25 सालों के बजट को इंक्लूड करते हैं कि 25 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं, उसमें से इस अगले साल के लिए इतना बजट हम एलोकेट कर रहे हैं। अब आप केवल अगर इस साल के एलोकेशन से अगर बजट की वो समझोगे तो भी गलत है, अगर 25 सालों के उनकी योजना समझोगे तो भी गलत है। दोनों को मिला के समझना पड़ेगा, और यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले साल उन्होंने क्या किया था, अगले साल क्या करने वाले हैं, उनकी आगे योजना क्या है। हम तो देख रहे हैं कि उन्होंने जो पिछले बजटों में जो योजनाएं घोषित की, उनके जो बजट एलोकेशंस थे उनको इस साल अगर लिया, इंक्लूड किया, इसका मतलब वो पिछली योजना पर कायम है। अन्यथा उन्होंने योजना को कहीं रोका या अपनी प्रायोरिटी में कहीं चेंज किया, उस योजना के संबंध में अपनी प्रायोरिटी बदली है। तो इन सब सारी चीजों को देख के ही आप अपनी बजट के बारे में राय बनाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको अपनी टैक्सेशन से संबंधित, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने हैं, तो कम से कम जो आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह लें और तब आप अपना निर्णय करें। ये नहीं कि अपना अखबार सुबह अगले दिन पढ़ा या हमने न्यूज देखी बजट में और तुरंत हमने सोच लिया कि अब क्या करना है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
इतना बड़ा जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसके लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तो जैसे सी इंस्टीट्यूट बना हुआ है पूरा, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। जब बजट आता है उसके बाद सब उसी का अध्ययन करने में लग जाते हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स की इतनी बड़ी भीड़ है, वो सब अध्ययन करते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, वो सब अध्ययन करते हैं इन सब चीज़ों का। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, व्यापारी हैं, सब अध्ययन करते हैं और उसके बाद अपनी राय फ्रेम करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि बजट अभी घोषित हुआ, तुरंत अपनी राय बना लें, उस हिसाब से निर्णय लेने। तो इससे बचें। बजट के बारे में कोई भी राय सही या गलत बनाने से तुरंत बचें। बाद में राय बनाएं, उसके बारे में अध्ययन करके, और निर्णय लेने तो बिल्कुल बचें। ये तो हमने पहले ही कहा कि उसके बेसिस पर तुरंत कोई निर्णय न लें, तुरंत निर्णय न लें। तो हमें लगता है कि ये जो आज की जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आगे हम लोग और भी चर्चाएं करते रहेंगे इसी तरीके की। मिलते हैं ब्रेक के बाद।